नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह एक यात्रा वृतांत धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मानवीय चित्रण भी इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इस तथ्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिकीकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सिंगरौली जगह का नाम है। समय है 1983। वह धान रोपाई का महीना था। जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवागांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है। लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर, आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव, जहां आम झड़ते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है। न कोई फल पकता है, न नीचे झड़ता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजाड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानी सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन की विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव हमें सिंगरौली में हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांव से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती भयावह बस्तियों और उलमंग में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपनी स्वच्छ, पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे छप्पर लगे मिट्टी के झोंपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर, जिसमें पेड़, झोंपड़े, आदमी, ढोर, डांगर आधे पानी में आधे ऊपर तैरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। किंतु यह भ्रम है। यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत है। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर गांव के भीतर चले तो वे औरतें दिखाई देंगी, जो पास में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रहे हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगे और सरों पर चटाई के कश्तीनुमा है, जो फोटो और फिल्मों में देखे हुए विलायत रानी या चीनी औरतों को याद दिलाते हैं। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सर उठाकर चौकी की निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरणियों की तरह, जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ जिसमें से मुस्कुराती हैं और फिर सर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मासलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत की एक क्षण के लिए विश्वास ही नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मिट्टिया मिट हो जाएगा। झोंपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनियों की ईंटों के नीचे दब जाएगा। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर और बेढंग की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक इनकी स्मृतियों में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह नजर ही रहेगी। किंतु नून में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम ही नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था, जहां आम झरा करते थे।
ये लोग आधुनिक भारत के लिए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौटकर आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है। सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना शोक नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध है कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासों और किसान भरण पोषण करते आए हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खेरवाल जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खंड सम्मिलित थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ अधिकांश कथा, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगा करते थे। एक पुरानी जनकथा के अनुसार सिंगरौली के नाम ही सिंगरावली पर्वत माला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अगल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहाँ न केवल भीतर लोग आते थे, न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसके विषाद बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। विस्थापन की एक लहर वृहद बांध बनाने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली, जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के लिए काला पानी माना जाता था, अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। कोयले की खदानें और उन पर आधारित ताप विद्युत गिरोह की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहाँ बाहर का आदमी फटकता न था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकार के अफसरों, इंजीनियर और विशेषज्ञों की कतार लग गई। जिस तरह जमीन पे पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चिलों की झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदार, वन अधिकारी और सरकारी कार्यालयों का आक्रमण शुरू हुआ। विकास का यह उजला पहलू अपने पिछले कितने व्यापक पैमानों पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह की कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का, जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया, उसे रोका जा सकता है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सता न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसकी जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों के अदृश्य लिपियों में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का था। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने के लिए हो जाता है। स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी तो यह रही कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो नाजुक संतुलन है, किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारी पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया।
हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों मूल्यों के आधार पर औद्योगिकरण विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया, ऐसा नहीं जान पड़ता है। पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, अमजद से आप क्या समझते हैं? अमजद गांव में समापन क्यों है? अमजद का अर्थ है आमों का झरना। यह गांव का नाम है और यह आमों के पेड़ों से घिरा रहता था। यहाँ के पेड़ों पे आम झरते सुनापन है क्योंकि यहाँ पर कोई फल नहीं पकता है, न ही झरता है। सरकारी घोषणा हुई है कि अमरूदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अंतर्गत गांव उजाड़ दिए गए हैं। उनमें से एक गांव अमजद गांव ही है। तो पेड़ सूखने लगे हैं। जब आदमी भी उजड़ जाएंगे तो पेड़ ही जीवित रहकर क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 2, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? पुराने शरणार्थी तो वे थे जो भारत बंटवारे के समय पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे। तो ये नए शरणार्थी आधुनिक भारत में उनको कहा गया है जो औद्योगिकरण की आंधी में अपने घर और जमीन से बिछड़ गए हैं, उजड़ गए हैं और निर्वासित हो गए हैं। उनके लिए उनका घर उनसे दूर हो गया, जमीन दूर हो गई, सदा के लिए बेघर हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? प्रकृति के कारण विस्थापन अस्थायी होता है। जब भूकंप या बाढ़ आ जाती है तो लोग घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर जरूर जाकर बसते हैं, लेकिन मुसीबत टलने पर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन जब औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है तो लोग कभी लौटकर वापस नहीं आ पाते। उनका आवास स्थल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार से भिन्न है? यूरोप में जब पर्यावरण का प्रश्न हो तो मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रश्न है। वहाँ के लोग इसी संतुलन को बनाए रखने में चिंता करते हैं। उनकी चिंता भौगोलिक स्थिति के बारे में होती है। इसका संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। भारत में पर्यावरण चिंता का स्वरूप भिन्न है। भारत में मनुष्य की संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध को बनाए रखने का प्रश्न है। जहाँ मनुष्य के उन रिश्तों की बात होती है जो जंगलों से है, धरती से है, नदियों से जोड़ता है उसको। यह चिंता वही है। प्रश्न नंबर 5, लेखक के अनुसार स्वतंत्र तक भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो लेखक के अनुसार सबसे बड़ी ट्रेजेडी स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण का जो मार्ग चुना गया है, शासन वर्ग ने यहाँ गलती की है। उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं वो देखा देखी और नकल में बनाई गई है। इससे प्राकृतिक और मनुष्य संस्कृति के बीच जो नाजुक संतुलन है वो नष्ट होता जा रहा है। संतुलन के नष्ट होने से बचाया जाना बहुत जरूरी है। शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी इस तरफ नहीं जा रहा है। प्रश्न नंबर 6, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, कैसे और क्यों? औद्योगिकरण से पर्यावरण संकट पैदा हो गया है क्योंकि आम लोगों की जमीन अधिग्रहित हो रही है, उनको उजाड़ा जा रहा है और मनुष्य का जब परिवेश से जुड़ जाएगा, पर्यावरण ही उजड़ जाएगा, तो औद्योगिकरण के कारण जो उद्योग स्थापित हो भी जाएंगे उससे पर्यावरण और दूषित होगा। कारखाने से निकलने वाले कचरे संकट ही पैदा करेंगे। प्रश्न नंबर 7, क्या स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज्यादा शहरों में विस्थापित लोग, मजदूर बस्तियां, क्षेत्र शहरों में बसी झुग्गी झोंपड़ियों के संदर्भ में लिखी? तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता अभियान जब लोगों को अपने घर परिवार परिवेश से उजाड़ दिया जाएगा तो पेड़ भी रहकर क्या करेंगे? आदमी और पेड़ का आपस में गहरा रिश्ता है, एक दूसरे के बिना वो व्यर्थ है। प्रकृति जब किसी को उजाड़ती है तो फिर बचने का मौका देती है और औद्योगिकरण में जब लोगों के घर उजड़ते हैं तो वो बिल्कुल बेघर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, टिप्पणी लिखी। पहला,
क्या आगे बढ़ेंगे तो पेड़ जीवित बचकर क्या ढूंढेंगे। लेखक कहते हैं कि आधुनिक शरणार्थी वे हैं जो औद्योगिकरण के आदि में जिन्हें उजाड़ा गया है, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए अपने घर, जमीन और शहरी निवासित कर दिए जाते हैं। प्रकृति और इतिहास के बीच में गहरा संबंध है। तो प्रकृति और इतिहास के बीच में गहरा संबंध है। औद्योगिकरण इसको नष्ट कर डालता है। ऐसा रास्ता खोजना चाहिए कि ये रिश्ता भी नष्ट न हो और प्रगति भी चलती रहे। प्रश्न नंबर 9, टिप्पणी लिखिए। आधुनिक शरणार्थी वो है जो औद्योगिकरण के कारण अपनी जगह से दूर हो गए हैं और जिनकी जमीन उनसे छूट गई है। वो इधर उधर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। औद्योगिकरण की अनिवार्यता तो है, इसे हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन देश की प्रगति इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि संतुलन जो प्रकृति और मानव में है वह बिगड़ता है। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में आपसी संबंध है। मनुष्य और संस्कृति के बीच में गहरा संबंध है। औद्योगिकरण इसको नष्ट कर रहा है। ऐसा रास्ता खोजना चाहिए कि प्रकृति का और मनुष्य का रिश्ता बना रहे और प्रगति भी लगातार चलती रहे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, प्रश्न उत्तर क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।